प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 का। 2024 का ये मॉडल पेपर है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्लास 12th का। मैक्सिमम 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है आपका, और 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना है, इस बार भी क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है इस बार चेंज किया गया है। पैटर्न को ध्यान रखना है, पैटर्न हमेशा चेंज किया जा रहा है। पिछले 2021 में चेंज किया था, पिछली बार 2022 में चेंज किया गया था, 2023 में चेंज किया गया था, 2024 का भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है हर सब्जेक्ट का। जो बच्चे ये इंग्लिश सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसके सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। और इसके सॉल्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आर्ट्स सब्जेक्ट है तो हमने आपके पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। और दूसरे बच्चे जिन्होंने अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स ले रखा है, उनका भी हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। 2024 का जो सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर है, उसका सॉल्यूशन हमने दे दिया है। उसके अलावा हमने बायोलॉजी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन दे दिया है आप लोगों के लिए। आप लोगों के जितने ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और सारे के सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ है। उसमें और ऑप्शन के क्वेश्चंस भी हम इसमें कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन, इसकी बात करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स हमें देने हैं। इस रीडिंग पैसेज में क्या करना है आपको कि ये पैसेज जो है कुछ कंसिस्टेड पैराग्राफ में बना होगा। जैसे ए सेक्शन का पैराग्राफ होगा आपका, जिसमें महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ ओनली फॉर 25 ईयर्स। इसमें महाराणा प्रताप की बातें बताई गई हैं कि इसमें कितना जो है उन्होंने रूल किया है, साथ ही साथ मेवाड़ की इसमें खासियत बताई गई है, और राजाओं ने क्या किया है, यहाँ की कला संस्कृति कितनी विकसित हुई है, क्या यहाँ पे प्रचलित है, वो सारी चीज़ें इस पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। राजस्थान की गाथा इसमें बताई गई है। ये दूसरा पैराग्राफ है जो आपको बी पॉइंट से दिखाया गया है। इसी पैसेज का सी पार्ट जो यानी कि तीसरा पैराग्राफ है, और इसी पैराग्राफ में आपको डी सेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ये सभी पैराग्राफ के अलग अलग, मतलब इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे आप या पैसेज को देखेंगे तो इसमें अलग अलग पैराग्राफ है, जो कि पैरा ए है, ये पैरा बी है एक ही पैसेज का, ये पैरा सी है, ये पैरा डी है, और इस तरह से पैरा ई है। तो ये पूरा पैरा है, आपको पढ़ना है। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है क्वेश्चन पेपर की, अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है तो पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स के हों या फिर साइंस के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी के जो 2024 के बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर नए पैटर्न पे रिलीज़ किए गए हैं, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आंसर शीट की बात करें तो अगर आप आंसर शीट की डिमांड करते हैं तो आंसर शीट जो आप 2024 का मॉडल पेपर देख रहे हैं, आंसर शीट तो 2024 का है आपको, जो अभी आप देखने वाले हैं। इस आंसर शीट को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ही करना है आपको, मैसेज के अलावा कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 8469022568 है, और इस पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं आंसर शीट के लिए। जो भी सब्जेक्ट आप इस चैनल पे देख रहे हैं जिसके आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमने पहला पेपर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व करवाया था। उसके बाद हमने दूसरा सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट हमने बायोलॉजी कर दिया है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जिसमें अथवा पार्ट वगैरह सब किया गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। अब आप चौथा पेपर जो देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं इंग्लिश का। तो इस तरह से जो भी आपको सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का जो पेपर्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं विद सॉल्यूशंस, उसके पीडीएफ की प्राप्ति हेतु आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ, जो कि आपको कंप्लीट सेंटेंस, आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चुनना है। यानी कि यहाँ पर जो भी दिया गया है उचित विकल्प को चुन करके वाक्यांश की पूर्ति करनी है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसकी पूर्ति करनी है। अब जो ये पहला क्वेश्चन है ये 1 नंबर का है। पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके सामने नंबर लिखे गए हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के नंबर आपको क्वेश्चन के सामने ही दिखाई देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, महाराणा प्रताप बिकेम इमॉर्टल बिकॉज। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, महाराणा प्रताप अमर हो गए क्योंकि, क्या रीज़न था। इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले तो आप पीडीएफ जो है क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तभी जाके आपको क्वेश्चन पेपर, अगर आप सामने देख रहे हैं, आपके प्रिंट आउट आपके हाथ में है, तो आप इसके आंसर समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से। बाकी आप चाहें तो आंसर्स की जो क्वेश्चन के जो पेपर्स हैं उसको आप बाद में प्रिंट करा लेना, यहाँ पे सॉल्यूशंस आप चेक कर लीजिए पहले। तो महाराणा प्रताप बिकेम इमॉर्टल बिकॉज, तो इमॉर्टल क्यों हुए, मतलब अमर क्यों हो गए थे, क्योंकि क्या होगा इसका सही आंसर हमें बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से एक बेस्ट आंसर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए, ही रूल्ड मेवाड़ फॉर 25 ईयर्स। ये हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, तो ये आंसर सही है हमारा, ठीक है। ही रूल्ड ओवर
रूल्ड मेवाड़ फॉर 25 ईयर्स। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं इसमें, देखिए ध्यान से हमें समझना है। सॉरी, ही रूल्ड, इन्होंने तो ये मतलब अमर क्यों हुए, रूल करने की वजह से अमर नहीं हुए, ये पहला ऑप्शन जो है हम करेक्ट नहीं मानेंगे। अगर हम पैराग्राफ को ढंग से पढ़ते हैं तो इसमें ये चीज़ ऑप्शन में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ही एडेड ए लॉट ऑफ गेंजर टू मेवाड़। अब यहाँ पर जो है बोला गया है, ध्यान रखना है आपको, आंसर बताते समय आपको जो है बहुत ही सावधानी से पैसेज को पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने कहा कि उन्होंने जो है मेवाड़ को बहुत भव्यता प्रदान की, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, मेवाड़ को उन्होंने बहुत सी भव्यता प्रदान की, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके अलावा और भी क्या है, ऑफ हिज वॉल्यूर सैक्रिफाइस एंड पेट्रोरिज्म। हम उनको अमर क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने मेवाड़ को जो है वो बहुत ज़्यादा भव्यता प्रदान की, साथ ही साथ उनकी वीरता, बलिदान और जो उनकी देशभक्ति है उसकी वजह से भी जो है हम उनको क्या मानते हैं, इमॉर्टल मानते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन देखिए, बोल रहा है बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है, यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 4th में फर्स्ट भी इंक्लूड करता तो हम फर्स्ट को इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन 4th ऑप्शन में घुमा दिया गया है, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट है। ये दूसरा वाला कि ही एडेड लॉट ऑफ ग्रैंडियर टू मेवाड़ और ऑफ हिज वॉल्यूर सैक्रिफाइस एंड पैट्रियटिज्म, उनकी देशभक्ति, ठीक है, बलिदान और वीरता के वजह से वो जो है अमर हुए, साथ ही साथ उन्होंने मेवाड़ को जो है भव्यता प्रदान की उसकी वजह से भी। तो यहाँ पर जो है 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। पैराग्राफ आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, मेवाड़ वॉज लक्की बिकॉज। अब मेवाड़ क्यों लक्की था ये आपको बताना है, यानी कि मेवाड़ भाग्यशाली क्यों था। इसका उत्तर हमें देना है कि मेवाड़ भाग्यशाली क्यों था। तो हम कहेंगे कि मेवाड़ भाग्यशाली इसलिए था क्योंकि मोस्ट ऑफ इट्स रूलर वर कॉम्पिटेंट, ठीक है, जो ज़्यादातर इस मेवाड़ राज्य के जो शासक थे, ठीक है, रूलर जो थे, शासक थे, वो क्या थे, इसका अधिकांश शासक जो है कॉम्पिटेंट थे, सक्षम थे, इसलिए यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट वर सम accomplishments ड्यूरिंग द रेन ऑफ राणा कुंभा। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या गया है, इसको आपको सीधा सीधा पूछा गया, राणा कुंभा के शासन के दौरान जो है उनकी क्या उपलब्धियां थी। ये उपलब्धियां आपको बतानी है, कौन सी उपलब्धियां थी राणा कुंभा के शासन के दौरान। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, मैं बार बार बोलता हूँ पैराग्राफ जरूर पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़िए। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर जो हम बोलेंगे जो उनके शासन काल की जो मेन उपलब्धियां थी वो क्या थी, तो बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, आपने ऑप्शन सही प्रेडिक्ट किया होगा कि कला एवं साहित्य में उन्नति, ठीक है, एडवांसमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य में उन्नति, ये जो है उनके शासन काल की क्या थी, उपलब्धियां थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। अब इस पूरे पैराग्राफ का मेन थीम आपको बताना है। तो अगर हम बात करें इस पूरे पैराग्राफ का जो मेन थीम है वो क्या है, तो इसकी मेन थीम की बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, तभी इसके आंसर्स को आप दे पाओगे, अदरवाइज मिस्टेक कर सकते हो। तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, ये आपको बताना है। तो हमारा जो गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, यही हमें बताना है। तो गद्यांश का जो मुख्य विषय है, हम कहेंगे कि इसमें मेवाड़ में सक्षम शासकों की विरासत जो है वो इसका मुख्य विषय है। द लीगेसी ऑफ कंपोनेंट्स रूलर्स इन मेवाड़, इसका मुख्य विषय ये है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसके, अभी एमसीक्यू खत्म होते हैं, अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की बात करेंगे हम, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं। तो इसमें पहला ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है, मेवाड़ वॉज ए लीडिंग राजपूत किंगडम पायोनियर टू राणा प्रताप्स रिंग। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, राणा प्रताप के शासन से पहले मेवाड़ जो है एक प्रमुख राजपूताना साम्राज्य था। ये सही है या गलत, पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ जो है ये उसके शासनकाल से पहले क्या था, राणा प्रताप के शासनकाल से पहले क्या था, ये एक जो है राजपूत किंगडम था। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है, तो हम कहेंगे ये ट्रू है, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिबरल पीपल इन मेवाड़ प्रैक्टिस्ड आर्ट एंड लिटरेचर।
मेवाड़ में जो उदारवादी लोग थे, लिबरल जो लोग थे, वो कला और साहित्य का अभ्यास करते थे। क्या इस पैसेज में हमने ये सब चीज़ें देखी? तो ये हम कहेंगे नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। इसके बाद जो है विजय स्तंभ एंड कीर्ति स्तंभ आर कैपिटल्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन मेवाड़। यहाँ पे बोला गया है कि जो विजय स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ है, ये कैपिटल स्टैंडिंग है साइड बाय साइड इन मेवाड़। ये सही है, गलत वचन है? तो बिल्कुल सही वचन है, ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट जो है इसका आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं 1.3। यहाँ पे देखिए तीनों क्वेश्चन एक एक नंबर के थे। यहाँ पर साइड में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर जो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन हैं वहाँ नंबर लिखे गए हैं। 1.3 में पूछा गया, द राइटर वुड एग्री विद गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ डी एक्सेप्ट। तो यहाँ बोल रहा है कि लेखक जो है पैराग्राफ डी में आधारित दिए गए कथनों में सहमत होगा, सिवाय किसके? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वो कौन सा कथन है जो यहाँ पे गलत दिया गया है? ठीक है, बाकी सारे सही हैं, तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है सही कथन अगर आप बोलोगे तो हम लिखेंगे, ड्यू टू वार लिटरेचर डोंट फ्लोरिश इन मेवाड़। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो है युद्ध के कारण मेवाड़ में साहित्य का विकास नहीं हुआ। ऐसा तो देखने को मिला नहीं, चाहे कितने भी युद्ध हुए, मेवाड़ में साहित्य कला का विकास होता रहा है। तो यहाँ पर जो डी, ये थर्ड ऑप्शन है ना, इससे जो है राइटर जो है वो क्या कह रहा है, मैं एग्री नहीं हूँ, बाकी सबसे एग्री हूँ। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, हु इज़ द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़ मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। सीधा सीधा जो है इस गद्यांश में उल्लेखित मेवाड़ का सबसे पहला राजा कौन है? तो वो बप्पा रावल है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, आप देख सकते हैं, बप्पा रावल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बप्पा रावल जो है इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। अब यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन हैं आपको, ठीक है, इसी पैराग्राफ से ही पूछा गया है। ध्यान रखना, ये पैराग्राफ आपको बहुत नंबर देगा। तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी, पैराग्राफ आपने छोड़ दिया, तो आप पके पकाए नंबर जिसके आंसर्स आपको पैराग्राफ में से ही देने हैं, तो वो आप छूट जाओगे, यानी कि छोड़ दोगे, सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। देख सकते हो आप कितने नंबर हैं यहाँ पर पैराग्राफ से। अगर हम नोटिस करें तो 1 नंबर ये रहा, दूसरा नंबर पैराग्राफ से ये रहा 2 नंबर, फिर 3 नंबर, उसके बाद देखिए 4 नंबर हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और 3 7 नंबर हो गया पैराग्राफ से, ये 8वां नंबर है पैराग्राफ से ही, ये 9वां नंबर है पैराग्राफ से ही, और 9 के बाद में 3 नंबर यहाँ पे भी मिल रहे हैं पैराग्राफ से ही। तो 9 और 3 12 नंबर का पैराग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके आंसर्स आपको देने हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12 नंबर के लिए पैराग्राफ की अच्छी से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आ जाइए, हमारे यहाँ पर हम थे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए। पैराग्राफ ए देखना है आपको, पैराग्राफ नंबर ए जो है उसको चेक करना है, और उसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से इसका आंसर देना है। पैराग्राफ ए का विजिट करेंगे आप, पढ़ेंगे पैराग्राफ ए, वहाँ पे बोल रहा है कि विच मीन्स करेजियस बिहेवियर स्पेशली इन वॉर। जो युद्ध में क्या करता है, युद्ध में पैराग्राफ ए में ऐसा वर्ड ढूंढना है, ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ होता है साहस। जो साहसी व्यवहार करता है या साहस रखता है विशेषकर युद्ध के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं गैलेंट्री। क्या बोलते हैं? गैलेंट्री। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वीरता, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? वीरता। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो इसमें आंसर देना है हमारे को, गैलेंट्री जो है ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है वीरता, ठीक है। जो करेजियर व्यवहार करेगा किसी युद्ध में तो वो क्या कहेगा? वीर कहलाएगा या उसकी वीरता कहलाएगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा बी। पैराग्राफ बी को देखिए, ठीक है, पैराग्राफ बी को देखिए, और आपको एक अपोजिट ऑफ नादिर, नादिर शब्द का जो है आपको विलोम बताना है। नादिर शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो है नादिर का विलोम जो है वो क्या होता है, विपरीत क्या होता है, ये आंसर आपको बताना है। तो चलिए, पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको आंसर पता होगा, और आंसर मैं बता देता हूँ। नादिर मतलब जो होता है बेकार, घटिया, ठीक है, और पिनेकल मतलब होता है भव्य। तो बेकार या घटिया, या बोलते हैं ना भव्य के उल्टा आप समझ सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भव्यता। पिनेकल होती है भव्यता, तो नादिर का जो अपोजिट होगा वो होगा भव्यता। यहाँ पे जो है पिनेकल जो है इसका आंसर हो जाएगा
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये अपोजिट मिलेगा। पैराग्राफ बी में आप चेक करेंगे तो आपने पढ़ लिया होगा तो चेक कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे सेकंड पैराग्राफ की, जिसमें नोट्स मेकिंग की बात आएगी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमेन। अब यहाँ पर पूछा गया है गद्यांश के अनुसार जो है कुशलता का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कुशलता का अर्थ क्या होता है। आप देखिए ध्यान से और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कुशलता का अर्थ भैया यहाँ पे ये होता है। तो कुशलता का अर्थ होता है अच्छा निर्णय लेने, ठीक है, जो है एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। अच्छा निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ जो है जल्दी निर्णय लेने का परख, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इक्विपमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या होता है कुशल। कुशल आदमी कौन होगा? जो अच्छा डिसीजन ले और साथ ही साथ जल्दी डिसीजन ले। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, एआई के बारे में, जो कि आजकल बहुत विशेषकर पॉपुलर हुआ पड़ा है। एआई, जहाँ देखो एआई की बातें हो रही हैं। हालांकि एआई जो है ये थोड़ा सा सोशली और मेंटली जो है आपके लिए सही नहीं है। हालांकि इस पैसेज के हिसाब से हमें आंसर देना है तो हम पैसेज के हिसाब से ही बात करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है जो एआई का ये पैराग्राफ है इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है आप इसके आंसर्स को हमें बताइए, ठीक है। तो हम जो है इसको देख लेते हैं, इसका पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो है इसके आंसर्स क्या पूछे जाएंगे उसको बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर, और ध्यान रखना है आपको पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो भी दिक्कत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा कि पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए। क्या करिए? इसके पीडीएफ को डाउनलोड करिए। अब पीडीएफ जो है मैंने बता दिया है बार बार, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन नामक जो है एक जगह होती है, यूट्यूब देता है, तो उस डिस्क्रिप्शन से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, ठीक है। डायरेक्ट लिंक है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं 2024 के पीडीएफ की, ठीक है। तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन मज़ा आएगा पढ़ने में और इसके आंसर्स को समझने में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज। इस पैसेज को जब पढ़ने के बाद में है ना आपको नोट्स मेकिंग करनी है, उसमें हेडिंग्स भी देनी है, सब हेडिंग्स भी देनी है, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़े तो एब्रिविएशंस का यूज़ करना है, ठीक है। नेसेसरी जहाँ जहाँ पड़े तो ये 4 अंक देगा। आप नोट्स मेकिंग और एब्रिविएशन देते हैं तो 4 अंक यहाँ से मिलेंगे दूसरे पैराग्राफ से। पहले पैराग्राफ से 12 अंक आपको मिले थे। बी सेक्शन में पूछा गया है विच टाइटल बेस्ट समराइज द थीम ऑफ द पैसेज। तो इसमें से सबसे बेस्ट टाइटल कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये 1 नंबर देगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। और तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसी पैराग्राफ से, राइट द समरी ऑफ द नोट्स प्रिपेयर्ड इन इज नॉट मोर देन 60 वर्ड्स। ये 3 नंबर देगा आपको, ठीक है। 3 नंबर जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 3 नंबर आपको दे रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे आपको, 1 नंबर यहाँ पे और 4 नंबर यहाँ पे। तो 4 और 1 5 और 3 8, ये 8 नंबर का पैराग्राफ है आपका। यानी कि यहाँ से 8 नंबर और ऊपर वाले पैराग्राफ से आपने 12 अंक प्राप्त किए, यानी कि 2 क्वेश्चन को करते ही 20 नंबर मिल जाने हैं आपको। ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोट्स मेकिंग करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं नोट्स मेकिंग के लिए तो आंसर्स मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं। विच टाइटल बेस्ट समराइजेज द थीम ऑफ द पैसेज। इस पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ लिया तो इसका बेस्ट थीम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका बेस्ट थीम मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो इस पैराग्राफ को समझा है, पढ़ा है, समझा है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम द एआईज इम्पैक्ट ऑन द लीगल प्रोफेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा इसमें करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसका नोट्स मेकिंग करनी है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी समरी कैसे लिखनी है। तो नोट्स मेकिंग में देखिए, नोट्स मेकिंग में क्या होता है, ये पार्ट मैंने लिखा है, ये पार्ट का आंसर है। नोट्स मेकिंग में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग जैसे कि मैंने पहला डाला, नोट ए थ्रेड। तो ये क्या नहीं है, थ्रेड नहीं है। जो आपका एआई है ये एक थ्रेड नहीं है। ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद समझा, उसको बाद में मैंने आपको बताया कि ये भैया थ्रेड नहीं है। थ्रेड का मतलब आप समझ ही गए होगे ना। थ्रेड मतलब कि कोई एक तरह से कोई धमकी, जैसे नहीं थ्रेडिंग कर रहा है, हम बोलते हैं कि उसको थ्रेड कर दिया, उसको थ्रेड कर दिया, किसी को मतलब धमकाना। तो ये जो एआई है ना, ये कोई थ्रेड नहीं है। पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है इट इज़ ऑफ हेल्प। ये क्या है, इससे जो है ये मददगार है। एआई क्या है, मददगार है, आपकी मदद कर सकता है।
ठीक है। साथ ही साथ मेक्स लाइफ इजी। अब देखिए ये पहला जो है मैंने हेडिंग लिखा है, यहाँ पर दिख रहा है ना फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है, ये आपकी हेडिंग है। और सब हेडिंग क्या होता है 1.1 1.2, जैसे आप बुक्स में देखते हैं कि 1 नंबर पे कोई आपको जो है एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर 1.1 में दूसरा पैराग्राफ आता है, उसी का जो दूसरा होता है, फिर 1.2 1.3 जितना भी होता है चलता है, फिर 2 आ जाता है, फिर 2 के बाद जो 2 का मेन हेडिंग होता है, उसके बाद में उस हेडिंग के सब हेडिंग्स बताता है कि 2.1 में ये पढ़ेंगे, 2.2 में ये पढ़ेंगे। आपने समझ लिया होगा ये बात। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो नोट्स मेकिंग में क्या होता है कि नोट्स मेकिंग में पहले हम हेडिंग डालते हैं कि क्या चीज़ ये है। बहुत छोटा छोटा नोट्स मेकिंग होता है, बहुत बड़ा बहुत बवाल नहीं लिखना होता, छोटे छोटे लाइनें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर मेन जो आपको समझ में आता है उसको पकड़िए। नोट ए थ्रेड, ये जो है कोई धमकी नहीं होता है। अब इस धमकी नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि इज ऑफ हेल्प, क्योंकि ये मददगार है, ठीक है। और मेक्स लाइफ ईजियर, क्योंकि ये जीवन को आसान बनाता है। ये सारे के सारे पैराग्राफ में हैं। और साथ ही साथ नो प्रोफेशन डिफंक्ट, यानी कि कोई पेशा जो है इससे समाप्त नहीं होता, ठीक है। पैराग्राफ के हिसाब से आंसर दे रहे हैं हम, तो ये थ्रेड नहीं है। उसके अलावा दूसरा जो हम हेडिंग लेते हैं, AI विल हेल्प लीगल फील्ड। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कानूनी क्षेत्र में इससे मदद भी मिलती है। किसी की आंखों से जो है पहचान लेना है, किसी की बातों से पहचान लेना, किसी का फेस जो है पहचान लेना, AI करता है ये सारे काम। आप तो मूवीज़ देखते हो तो उसमें भी AI का यूज़ ज़्यादा होता है। हालांकि AI को वर्तमान समय में जो है हम मूवीज़ में ज़्यादा देखते हैं, ये वर्तमान समय में अपने रियल लाइफ में लागू नहीं होता है, ठीक है। अब इस पर एक्सपेरिमेंट्स चल रही हैं, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ती रहेंगी। आज जानते हो आप हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ आ गया। पहले बड़े बड़े मोबाइल होते थे, ठीक है, कीपैड वाले होते थे, टच नामक हमने चीज़ सोची नहीं थी। फिर धीरे धीरे चाइना ने टच वाले फ़ोन निकाले थे। उसके बाद सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, चाहे आपका Xiaomi हो या सैमसंग हो या LG हो या नोकिया हो या फिर आपका कोई भी मोटरोला, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी टच पैड जो है फ़ोन निकाल दिए। पहले जो है टीवी एक डब्बे की तरह आता था, अब टीवी जो है दीवार पे चिपकने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरह आता है, बिल्कुल पतला सा। तो ये सारे के सारे क्या है, समय के हिसाब से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है। तो वही चीज़ जो है AI भी कर रहा है। तो AI अभी विकसित नहीं हुआ, AI विकसित किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो जाएगा। फिर जो है किसी भी चीज़ को पकड़ने में, किसी भी चीज़ के ऊपर जो है अपना हक जमाने में या उसके ऊपर नियंत्रण करने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि आतंकवाद सबसे बड़ा विषय है आज की डेट में, आए दिन जवान मारे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी AI इंटेलिजेंस जो है वो हमारा काम करेगा, लेकिन उसके लिए जो है AI को विकसित करना होगा, ठीक है। अभी तो ये केवल सॉफ्टवेयर के टाइप पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर AI विल हेल्पफुल लीगल फील्ड्स, तो यहाँ पर जो है कानूनी क्षेत्र में AI से मदद मिलेगी। अब ये क्या करेगा, ये पहचान करेगा किसकी, उसके ह्यूमन स्पीच एंड ऑब्जेक्ट की, यानी कि किसी भी वस्तु की या मानव के भाषा की, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज। अब जो ये मैंने लाल लाल रंग लगा रखा है ना, ये है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम टाइम में, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये एब्रीविएशन यूज़ किए हैं। एब्रीविएशन मतलब छोटे शब्द जिनका अर्थ जो है बाद में मैं लिखूंगा। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब रिकॉग लिखा है, रिकॉग डैश डॉट लिखा है, रिकॉग मतलब रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, पहचान की बात करूंगा। तो इसको मैं बाद में लिखने वाला हूँ कि हमको एब्रीविएशन भी यूज़ करना है। ये तो नोट्स मेकिंग है, इसके नीचे हम एब्रीविएशन यूज़ करेंगे और ये सारे एब्रीविएशन लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा, जो AI है ये क्या करता है, ये जो आप उसको इनपुट दोगे, ठीक है ना, यानी कि डेटा के आधार पर ही निर्णय लेगा। ऐसा नहीं कि इसकी शक्ल देख करके ये तो चोर है, ये बदमाश है, और उसकी शक्ल देख कर ये तो शरीफ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से नोट्स बनेगा। तो मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा और ट्रांसलेट्स लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस को मैंने छोटा कर दिया है, ठीक है। अब ये AI क्या करता है, भाषा को जो है क्या करता है, अनुवाद करता है, भाषा का अनुवाद करता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को छोटा करके मैंने एब्रीविएशन बना दिया, इसका फुल फॉर्म हम बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से आपको कहीं कहीं जहाँ आपको लगता है वहाँ लिख देना है, वहाँ छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करना है, जिसको हम बोलते हैं एब्रीविएशंस। तो इसमें तीसरा मैंने ले लिया AI नोट परफॉर्म हाई लेवल टास्क लाइक। अब जो है AI क्या नहीं कर सकता, तो बड़े बड़े AI जैसे उच्च स्तर के कार्य नहीं कर सकता, जैसे कि लीगल ब्रीफ्स नहीं लिख सकता, यानी कि कानूनी विवरण नहीं लिख सकता। भाई किस देश का कैसा कानून है, क्या है, उसको हम जब तक इनपुट नहीं देंगे तो वो हाई लेवल परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। एडवाइस क्लाइंट नहीं कर सकता, किसी सदस्य को, किसी इंसान को, किसी भी ग्राहक को जो है क्या नहीं कर सकता, सलाह नहीं दे सकता AI, ठीक है। आप जो इनपुट दोगे उसका वो आंसर दे सकता है, लेकिन आप अपनी परेशानी केवल बताओगे और आपको सलाह देगा, वो बिल्कुल सही या गलत हो सकता है, इसलिए इसमें डाउट रहता है। अपीयरिंग इन कोर्ट्स, AI जो है किसी कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा जो है क्या कह सकते हैं, शार्प डिसीजन मेकिंग, और AI जो है बिल्कुल तीव्र निर्णय नहीं ले सकता, तो कैन नॉट परफॉर्म लाइक दिस टास्क। ये सारे के सारे क्या है, नोट्स मेकिंग है। और इसमें चौथा पॉइंट भी लिया है, फंक्शन ऑफ AI क्या क्या हो सकते हैं। तो ये
मेन हेडिंग है और फिर सब हेडिंग है, इसमें मेन हेडिंग है फिर सब हेडिंग है, तो इस तरह से आप लिख दोगे। अब की एब्रिविएशंस जो मैंने यूज़ किए हैं, मैंने AI यूज़ किया था, आपने देखा होगा मैंने अंडरलाइन किया था। इस तरह से AI देखो, जहाँ जहाँ AI यूज़ किया मैंने AI को अंडरलाइन कर दिया है। जहाँ पे रिकॉग लिखा है, रिकॉग को मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख दिया। रिकॉग का मतलब है रिकॉग्नाइजेशंस, मतलब पहचान करना। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एब्रिविएशन, ये शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म, यही नोट्स मेकिंग की खासियत है। 2-4 आपको शॉर्ट फॉर्म रखने हैं और फिर फुल फॉर्म उसके सामने लिख देना है, इसी को एब्रिविएशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद समरी लिख देनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और पूछी गई है कि भैया राइट ए समरी ऑफ द नोट्स प्रिपेयर्ड इन नोट मोर देन 60 वर्ड्स। जो आपने अभी ये नोट मेकिंग करी है ना, अब इसी को एक जो है वर्ड पैराग्राफ बना देना है, बस इसी को करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ए थ्रेड बट makes life easier, especially in the legal field. It cannot perform certain high level tasks like writing legal briefs, advising client, making sharp decisions and appearing in courts, but it can क्या कर सकता है, ये कलेक्ट डाटा, एड रिसर्च एंड डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा। ठीक है, ये जो भी आप इनपुट दोगे उसके बेस पे जो है आपको डाटा दे सकता है, डाटा को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, रिसर्चेस कर सकता है उस डाटा के हिसाब से। इट कैन रिकॉग्नाइज ह्यूमन स्पीच, जो है इंसान की भाषा को पहचान कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है लैंग्वेजेस को। तो यही चीज़ जो है हमने यहाँ लिखी है, यही चीज़ हमने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंटों में लिखी है। तो यही नोट्स मेकिंग होती है और ये इसकी समरी होती है। समझ में आ चुका होगा। तो ये यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेंगे। अब आगे बात करें सेक्शन बी की, तो एडवांस राइटिंग स्किल की बात करें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा, ये 4 अंक का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 अंक आपको देखने को मिल रहे हैं। यू वांट टू सेल योर हाउस, आपको अपना घर बेचना है 15 विराटनगर हल्द्वानी नैनीताल। ड्राफ्ट करना है एडवर्टाइजमेंट, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 50-60 वर्ड आप लिख सकते हो। नेसेसरी डिटेल आपको उसमें डाल देनी है और जो है इसको किसी टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में हम किसी कॉलम में डालेंगे, तो उसके लिए पब्लिश करना है। आपका नाम दे दिया कि आप सोनल या सुमित हो सकते हैं। ठीक है, इसी के और पार्ट में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा कर सकते हैं, ये भी आपको 4 अंक ही देगा। ठीक है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड या उत्तरांचल है, हैज़ लॉन्च्ड ए ambitious प्लान टू डेवलप एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन स्टेट। ठीक है, अब आप जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड या उत्तरांचल का जो है ये एक प्लान डेवलप कर रहा है एडवेंचर स्पोर्ट्स और इको टूरिज्म एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अपने राज्य में प्रिपेयर करना है आपको सूटेबल पोस्टर, एक पोस्टर बनाना है, डिस्प्ले करना है इंपॉर्टेंट जो है पब्लिक प्लेसेस पे उस पोस्टर को, और साथ ही साथ उसी पोस्टर को जो है न्यूज़पेपर में छापने के लिए भी देना है। 60 वर्ड से ज़्यादा वो पोस्टर नहीं होना चाहिए। इस गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड जो है ये लॉन्च करेगा उसके लिए, तो इसके हिसाब से आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, वो भी बताऊंगा आंसर। सबसे पहले हम आंसर बात करते हैं कि आप जो है एक हल्द्वानी नैनीताल में रहते हैं और आपका जो घर है वो 15 विराटनगर है, तो उसको आपको क्या करना है, इसको सेल करना है, बेचना है। ठीक है, तो हाउस फॉर सेल लिखते हुए हम इसको शुरुआत करेंगे। हाउस नंबर भी लिख दिया मैंने स्टार्टिंग में। हाउस नंबर आप चाहें तो बीच में भी डाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट ऊपर लिखना चाहूँगा, ये आपका नया फैशन है, नया ट्रेंड है आज का, हाउस फॉर सेल। और जो है आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद में हाउस नंबर कौन सा हाउस फॉर सेल है, तो मैंने डायरेक्ट उस हाउस का एड्रेस ही दे दिया, जो कि एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। हाउस नंबर क्या है, 15 है, विराटनगर है, हल्द्वानी है, नैनीताल है, तो यही हमने लिख दिया, हाउस नंबर 15 विराटनगर हल्द्वानी नैनीताल। ठीक है, हाउस फॉर सेल लिख दिया। अब जो है इसकी खासियत बता दूंगा इसको, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर में छापने के लिए डालना है। तो अवेलेबल ए न्यूली बिल्ड 4 BHK हाउस इन पोश एरिया, बहुत अच्छे इलाके में, विद 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, CCTV इंस्टॉल्ड, पार्क फेसिंग यानी कि पार्क के सामने, एंड पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग भी है वहाँ पर। 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम एयरपोर्ट, 10 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट से वहाँ का। इन क्लोज पुलिस स्टेशन, पास में ही पुलिस स्टेशन और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। एसेसिबल टू मार्केट एंड मेट्रो स्टेशन, और पास में ही मार्केट भी है और मेट्रो स्टेशन भी है। ठीक है, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड प्राइस जो आप जितने में बेचना चाहते हैं तो वो रख दिया है। कॉन्टैक्ट किसको करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है, आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा होगा, तो सोनल या सुमित हैं इसके बेचने वाले, वो भी आपके हल्द्वानी नैनीताल के हैं, तो आप हल्द्वानी नैनीताल यूज़ कर सकते हैं, विराटनगर हल्द्वानी नैनीताल यूज़ कर सकते हैं। इसका और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उत्तरांचल का या उत्तराखंड का, जो है यहाँ पे उत्तरांचल लिखा है, चाहे आप उत्तराखंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है एक एडवेंचर स्पोर्ट्स और इको टूरिज्म एक्टिविटी के लिए, स्टेट्स के लिए एक्टिविटी का जो है एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करना है, वो आपको जो है यहाँ पे पोस्टर लॉन्च करना है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड लॉन्चेस इट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू डेवलप, क्या डेवलप करना चाहिए, क्या डेवलप करना चाहता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड इको टूरिज्म एक्टिविटीज़। तो हम एक्टिविटीज़ तो नहीं करेंगे, हम ये पूरा का पूरा कर देंगे। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ ऑफर्ड, अब एक्टिविटीज़ में क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ जो है इसमें जंपिंग है, स्नो स्निकिंग है, स्केटिंग है,
स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। और जो है इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे एट अप्रूव्ड रेट्स, जो भी उसके पैसे हैं निर्धारित किए गए हैं उसी रेट पे आपको मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से है तो ये ऑब्वियस सी बात है, कम खर्चे का होगा। साथ ही साथ इसमें आप जो है बता देंगे क्या कॉन्टैक्ट किससे करना है, सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ उत्तरांचल या उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरह का ये पोस्टर डिजाइन हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, नेक्स्ट वाला चौथा क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन 4 नंबर का था, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। यू हैव विजिटेड प्रगति मैदान बुक फेयर दिल्ली। प्रगति मैदान का बुक फेयर आपने दिल्ली का विजिट किया है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपको। आप मनीष या मनीषा हो सकते हैं, GIC रामनगर के। इसके और ऑप्शन में भी है, इसको भी आप करेंगे तो आपको 6 नंबर ही मिलेंगे, जिसमें पूछा गया है आप वॉलेंटियर पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लांट सैंपलिंग, छोटे पौधों को जो है आप कंपेनियन आपके स्कूल का है, राइट करना है एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्लांटिंग ऑफ सैम्पलिंग के 150 वर्ड में 6 नंबर देगा। ये भी आपको 6 नंबर देगा। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग ऑन बुक फेयर कर रहा हूँ मैं पहले, इसके बाद में और पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे विजिट टू ए बुक फेयर करके भाई किसके द्वारा ये बुक फेयर जो है, रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रखना, पहले आपको लिखना है कि आपका विषय क्या है, उसके बाद कौन रिपोर्ट जो है यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं कि कौन रिपोर्ट कर रहा है। तो किसके द्वारा, मनीषा के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है रामनगर लिखा है तो रामनगर लिखना है, तो वो एड्रेस इधर आएगा नीचे की तरफ साइड में, GIC रामनगर। और आप जो भी डेट का वो डालना चाहते हैं, जिस दिन आप ये एग्जाम दे रहे हैं उस दिन का डेट डालिए, और 2022, 23, 24 जो भी आपका रहेगा वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने 25 अक्टूबर 2024 डाल सकता हूँ, मैं 25 डाल सकता हूँ, 23 डाल सकता हूँ, आपकी इच्छा है, कोई भी डेट यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपको जो है बता देना है कि प्रगति मैदान में जो आपने दिल्ली में जो एग्जीबिशन है जो है विजिट किया था, ठीक है, फेयर बुक फेयर विजिट किया था, उसके बारे में जो है रिपोर्ट बता देनी है। तो इस तरह का रिपोर्ट आपका हो जाएगा। बुक फेयर इज एन इवेंट दैट ब्रिंग्स टुगेदर अंडर वन रूफ बुक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बुक फेयर क्या होता है, पूरी दुनिया के बुक्स को एक जगह, एक ही रूफ के, एक छत के नीचे ला करके हमें दिखाता है। बुक फेयर सर्व्स एज ए ट्रीट फॉर एवरी बुक लवर। ये जो है एक ट्रीट है, जो बुक पढ़ना चाहता है उसके लिए क्या है, ये स्वाद है। ट्रीट है मतलब कि एक जो है आपको कहता है चल तो यार तेरे को ट्रीट देता हूँ, कुछ खिलाता हूँ। तो इस तरह से ये बुक लवर्स के लिए क्या है, एक ट्रीट है। Every year an international book fair is held at Pragati Maidan, New Delhi. It organized by the Book Fair Trust of India. ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया है, बुक फेयर ट्रस्ट जो इंडिया का है उसके द्वारा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टू विजिट द फेयर दिस ईयर। आई विजिटेड द फेयर विद माई फ्रेंड्स। ए वाइड वेराइटी ऑफ बुक्स वॉज ऑन डिस्प्ले एट द फेयर। ऑल लीडिंग इंडियन एंड फॉरेन पब्लिशर्स हैड पार्टिसिपेट इन इट। इट वॉज अमेज्ड टू सी सम ऑफ द मास्टर पीसेस पब्लिश्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस। बुक ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स सच एज साइंस, लिटरेचर, फिक्शन, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एक्सेट्रा वर अवेलेबल इन लार्ज नंबर्स। लोट्स ऑफ विजिटर्स वर स्टूडेंट्स एंड टीचर। जो वहाँ पर आने वाले थे वो सबके देर और ग्रेट रश और करके। और यहाँ पर जो है आप प्रगति मैदान दिल्ली का मेंशन बीच में आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है। देखिए मैंने कर दिया ना, सॉरी ये भूल गया। बुक फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पैराग्राफ में ये मेंशन जरूर करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप जब क्या करते हैं एग्जाम में लिखते हैं तो पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं अंडरलाइन करके, क्योंकि आपको बताना है कि आपका जो है ये बुक फेयर कहाँ है, प्रगति मैदान दिल्ली में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी आपको जो डिटेल देते हैं उसको इंपॉर्टेंट आपको जरूर। प्लांट सैंपलिंग के बारे में इसी तरह से आपको क्या करना है, एक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इसमें तो आपका डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसमें आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो आपको जो है प्लांट सैंपलिंग लिख करके सीधे सीधे प्लांट सैंपलिंग कैसे करा है आपने, ठीक है, आपके स्कूल के द्वारा कब ऑर्गेनाइज किया था, कौन से गेस्ट थे, ठीक है, कितने प्लांट्स आपने लगाए थे, ठीक है, और एंड में आप जो है क्या कहना चाहेंगे वो चीज़ आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंजरीज एंड डेथ टेकिंग प्लेसेस ड्यू टू अंडर एज ड्राइविंग आर बीइंग रिपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरी डे। अब यहाँ बहुत सारे जो है इंजरी हो रही है, डेथ हो रही है, क्योंकि कम उम्र जिनको लाइसेंस भी नहीं मिला वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं हर दिन। इसके लिए आपको लेटर राइटिंग करनी है, न्यूज़पेपर को हाईलाइट करना है, इश्यू को। यू आर राम हो सकते हैं, रामा हो सकते हैं, आपका एड्रेस दे दिया P32 रॉयल एनक्लेव अपार्टमेंट रामनगर नैनीताल। तो आपका एड्रेस जरूर लिखना है क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, उसके नीचे जो है न्यूज़पेपर ऑफ डेली न्यूज़पेपर लिखा है तो डेली न्यूज़पेपर, एडिटर को लिखना है तो एडिटर का हम यूज़ करेंगे बस। और फिर अपनी समस्याएं लिखेंगे, सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, बस यही होता है। इसी के और ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया P32 रॉयल एनक्लेव अपार्टमेंट्स रामनगर नैनीताल। ठीक है, ये तो मेरा एड्रेस दिया था कौन से अक्टूबर को, तो अक्टूबर 24 2024 जो भी आप लिखना चाहें डेट आप यहाँ पे मैंने मान लीजिए कुछ भी डाल दिया। आप एग्जाम डेट का डेट डालिए। फिर यहाँ पे किसको लिखना है, द एडिटर को। कौन से न्यूज़पेपर के, द डेली न्यूज़पेपर, क्योंकि हमारे को दिया गया है। ऑफिशियल लेटर का ये फॉर्मेट होता है, पहले आपका एड्रेस फिर डेट, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उस जगह का,
चाहे वो एडिटर हो, पुलिस चौकी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, पोस्ट मास्टर हो, वाटर कंप्लेंट हो, ये सारे के सारे ऑफिशियल लेटर होते हैं जो हम अपने सदस्य, अपने घर के सदस्यों को छोड़ करके जो भी बाहर के लिए लिख रहे हैं वो सारे ऑफिशियल लेटर होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये जरूर लिखना है कि आपका एड्रेस जो है वही एड्रेस नीचे, नैनीताल अगर आपका है तो नैनीताल को ही लिखोगे, थोड़ी कि नैनीताल में नैनीताल में आप नैनीताल के रहने वाले और जम्मू कश्मीर को, या फिर आप जो है उधम नगर, नैनीताल तो उधम नगर में पड़ जाएगा, लेकिन आपका और भी जो स्टेट्स हैं नैनीताल के अलावा जो और भी जगह हैं वहाँ पर आप नहीं लिख सकते हो। तो जो जगह यहाँ पे मेंशन करोगे वो जगह यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके नंबर कटते हैं। इसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना। ऑफिशियल लेटर में हमेशा सब्जेक्ट आएगा, पर्सनल लेटर में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। आप अपने भाई को, भाभी को, चाचा को, ताऊ को, बहन को, फूफा को, फाफी को, जिसको भी आप लेटर लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता है। साथ ही साथ उसमें जो है आपका एड्रेस जो है आएगा, डेट आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं आता। यहाँ पे खास बात है कि ये एड्रेस जरूर आता है। इसमें दो एड्रेस आते हैं, एक भेजने वाले का, एक पाने वाले का पता। लेकिन पर्सनल लेटर जो हम अपने घर वालों को लिखते हैं उसमें हमारा पता ऊपर लिखा रहता है, घर वालों का पता नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। और सब्जेक्ट लिख करके जो है हम इसको फिर उसके बाद में लिखते हैं, कौन सा, ये ऑफिशियल लेटर। पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता है। उसके बाद हमें अपनी जो भी परेशानी है, जैसे कि हमें अटेंशन दिलाना है टुवर्ड्स किसकी तरफ, इंजरीज एंड डेथ टेकिंग प्लेस ड्यू टू द अंडर एज ड्राइविंग, ये लिखते हुए हम पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और जो है इसको खत्म कर देंगे। और जो भी आप अपना नाम राम या रामा, लड़का लड़की के हिसाब से जो है आप अपने नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पढ़ के समझाने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं, इसके और पार्ट को। यू हैव लॉस्ट योर ओरिजिनल मार्कशीट, आप जो है अपनी ओरिजिनल मार्कशीट खो चुके हैं, आपको डुप्लीकेट मार्कशीट जो है उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। यू डोंट नो द प्रोसीजर, और जो है आपको उस अप्लाई करने का तरीका पता नहीं है कि कैसे आप मार्कशीट प्राप्त करेंगे। तो आपको एक लेटर लिखना है सेक्रेटरी को, UBSC उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रामनगर में है, आपको पता ही है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रामनगर, नैनीताल में है ये। तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करता है, जो आपको देता है, उसको जो है आपको लेटर लिखना है, ताकि आपको जो है प्रोसीजर पता चल सके। इंक्वायरिंग करना है कि फ़ीस कितनी लगेगी, जो डिपॉजिट करनी होगी, भाई डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए तो मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा, कि पैसे कैसे आपको जो है पेमेंट कैसे करेंगे हम, कितना टाइम जो है लगेगा बोर्ड जो है इसको इशू करने में लेगा डुप्लीकेट मार्कशीट को। आप जो है टीना हो सकते हैं, तरुण हो सकते हैं, आपका GIC बागेश्वर जो है ये आपका एड्रेस है। तो यहाँ पे भी लेटर लिखना है। तो आपका जो है एड्रेस क्या दिया है, GIC बागेश्वर, तो आपको GIC बागेश्वर लिखना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब GIC बागेश्वर है तो यहाँ पर जो है आप बता देंगे कि आपका डेट क्या है, सेक्रेटरी कौन से हैं आप, UBSC के, क्योंकि आपको किसको लेटर लिखना है, टू द सेक्रेटरी UBSC रामनगर, तो यहाँ पे नीचे लिख दोगे रामनगर, ठीक है। ये हो गया। अब जो है सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे, क्योंकि मैंने बताया ऑफिशियल लेटर है तो सब्जेक्ट मेंशन करना होगा। सब्जेक्ट करोगे कि आपको क्या चाहिए, डिटेल्स चाहिए, प्रोसीजर की मार्कशीट, जो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो कैसे प्राप्त करें, तो डिटेल्स फॉर द इशूइंग ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट एंड एनी अदर फॉर्मेलिटीज़, और क्या हमें करना होगा उसकी जानकारी हेतु ये जो है पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आप सारा का सारा रिस्पेक्टेड सर लिखते हुए बता देंगे कि आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई वॉज स्टूडेंट ऑफ RPS पब्लिक स्कूल, आप जो है इस स्कूल के स्टूडेंट थे, वॉज यहाँ पे लग चुका है। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग इन द ईयर 2022, आपने 2022 में जो है अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली। आई एम गोइंग टू अटेंड ए जॉब इंटरव्यू, और मुझे जो है एक जॉब इंटरव्यू अटेंड करना है। Very recently I have lost my original certificates of class 10th and 12th while traveling on bus, मैं बस से यात्रा करते समय जो है मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे 10th और 12th के मार्कशीट थी उसको मैंने खो दिया। आई हैव लॉग्ड कंप्लेंट विद द पुलिस, मैंने इसके लिए पुलिस में भी जो है क्या कर दिया, कंप्लेंट स्थापित कर दिया, कंप्लेंट कर दिया है। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द प्रोसीजर फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट एंड एनी अदर फॉर्मेलिटीज़, अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रोसीजर है कि मैं डुप्लीकेट अपनी सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकता हूं, और कोई और फॉर्मेलिटीज़ करना हो तो उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। तो प्लीज़ प्रोवाइड मी द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीस, तो मुझे कृपया करके कितनी फ़ीस लगेगी उसकी इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। साथ ही साथ कैसे पेमेंट करना है इसकी इन्फॉर्मेशन दे, और उसके अलावा जो है आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट द टाइम, और कितना समय लगेगा बोर्ड के द्वारा उसको मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट देने में, ठीक है। हम्बली रिक्वेस्ट, और उसके बाद आप थैंकिंग यू करते हुए, फेथफुली करते हुए, तरुण या टीना, जो आपको एप्लीकेशन में दिया है, क्वेश्चन पेपर में दिया है, उसका आप जिक्र कर देंगे, ठीक है, तरुण या टीना। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट एन आर्टिकल। अब आर्टिकल राइटिंग करेंगे, 6 नंबर का आएगा आपका ये क्वेश्चन। इंडिया केयर फ्री एंड एंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन when they can go wherever they like to without any fear being stayed
एट मोलिस्टेटेड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट यू आर चेतन और चेतना ऑफ GIC कांदा। अब यहाँ पे बोला गया एक आर्टिकल लिखना है, उस आर्टिकल में आपको ये बताना है कि जो इंडिया है वो कैसे एक केयर फ्री जो है, इंडिया को कैसे हम केयर फ्री बना सकते हैं, जिसमें वुमेंस को आज़ादी हो, वो कहीं भी किसी भी समय बिना डर के जो है जा सकती हैं, उनका मोलिस्टेशन ना हो, ठीक है, उनसे भेदभाव ना हो, ठीक है। तो इस तरह का हमें इंडिया बनाना है। तो इसके ऊपर जो है एक आर्टिकल लिखना है, यू आर चेतन और चेतना ऑफ GIC। इसी के और पार्ट में है स्पीच लिखनी। आप स्कूल में जैसे स्पीच देते हैं तो आपको स्पीच देनी है इमर्जिंग इंडिया, उभरते भारत पे। यू आर नमिता हो सकते हैं या नंदन हो सकते हैं, GIC उत्तरकाशी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन करिए, 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया ए सेफ प्लेस फॉर वुमेन, यही हमारी बात हो रही थी, इंडिया ए केयर फ्री एंड एंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर जो भी लिखना चाहे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो लेटर में है उसको लिखिए मैक्सिमम, ठीक है। हम तो अपने हिसाब से लिख देते हैं कि इंडिया एक, क्योंकि इसका मतलब केयर फ्री यानी कि इंजॉयबल, और केयर फ्री का मतलब हो गया सेफ प्लेस फॉर वुमेन, ठीक है। तो आप सेफ प्लेस भी लिख सकते हैं और केयर फ्री एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन लिख सकते हैं। भाई अब आप क्या कर रहे हैं, ये आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आर्टिकल में आप कौन आर्टिकल लिख रहा है ये आपको बताना है, चेतन या चेतना, बाई लिख दोगे आप। अब इसमें डेट डाट और जगह नहीं आएगा। अब सीधा सीधा जो है इस टाइम आवर आइज, अब ये जो है उस आर्टिकल के बारे में डिटेल से पहले पैराग्राफ में जो है आप बताओगे कि भैया हम क्या देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें घटना क्या क्या होती है, और इसके बाद जो है आप जो है सीधे सीधे पॉइंट पे आओगे, मुद्दे पे आओगे अगले पैराग्राफ में और ख़त्म कर दोगे। ये बहुत इजी सा पैराग्राफ लिखा है मैंने, सिंपलेस्ट वर्ड का यूज़ किया है। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो बेहतरीन लगेगा, मज़ा आएगा आपको इनको पढ़ने में। और ऑप्शन में है स्पीच राइटिंग करनी है। स्पीच में कुछ भी एड्रेस वेड्रेस नाम कुछ नहीं आता, बस आपको केवल मेन हेडिंग लिखनी है कि आपको स्पीच में क्या लिखना है, किसके ऊपर स्पीच दे रहे हो, किसके ऊपर आप भाषण दे रहे हो। तो इमर्जिंग इंडिया के ऊपर भाषण दे रहे हो। उसके बाद जो है आप सबको वेलकम करोगे, गुड मॉर्निंग करोगे, ठीक है। हार्टिएस्ट वेलकम टू एवरीवन प्रेजेंट हियर, यानी कि यहाँ पर जो भी है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और आई एम थैंकफुल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर ए शॉर्ट स्पीच ऑन इमर्जिंग इंडिया। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, या फिर इस मतलब अपॉर्चुनिटी को पा करके जो है मुझे मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक जो है स्पीच देने का मौका मिला इमर्जिंग इंडिया पे। और इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए जो है हम इसको लिख देंगे, और इसमें पैराग्राफ को जो है ढंग से बताएंगे। जो भी मैंने शब्द लिखे हैं बहुत ही सोच समझ के लिखे हैं, इन शब्दों को इस तरह से ही आपको यूज़ करना है। सेक्शन C स्टार्ट होता है इसके बाद में, जैसे राइटिंग सेक्शन खत्म होगा सेक्शन C स्टार्ट होगा, जिसमें आपके 3 नंबर के पहले क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके स्टांजा बेसिस होंगे, छोटे से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये माई मदर एट 66 है ना, ये आ गया है। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले MCQ की बात करेंगे, उसके बाद जो है हम आंसर्स को प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है माई मदर एट 66 का पहला जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट कमिंग फ्रॉम। तो अब यहाँ पे पोएट कहाँ से आ रही है ये आपको पूछा गया है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पैटर्न है और बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा ये पेपर। इस बार का पैटर्न बहुत अच्छा रहा है। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है ना छोटे ज़्यादा दिए हैं, ताकि आप लोग जो है स्कोर अच्छा कर सके और जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कर सके और बेहतरीन तरीके से कर सकें। हाँ, हालांकि क्वेश्चन पेपर्स थोड़े से लेंथी हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करती रहनी होगी। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 2021 के मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। 2022 के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, 2023 के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, और 2024 के मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट जितने कर रहे हैं, कमेंट के हिसाब से जो है सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है बहुत सारे बच्चे जो है शेयर भी कर रहे हैं। शेयर करने के बाद में भी वो बच्चे हमारे को कमेंट कर देते हैं कि सर हमने शेयर भी कर दिया है। सब कुछ हमें पता चल जाता है कि आपने क्या किया है। तो ये इन सभी रीजंस की वजह से जो है आपके मॉडल पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रगति पे पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से हम जो है इस मॉडल पेपर को सॉल्यूशंस देते जा रहे हैं। जितना जल्दी आप सॉल्यूशंस चाहते हैं, मैक्सिमम कमेंट और मैक्सिमम शेयर करते जाइए। जितना शेयर करेंगे उतना कमेंट ऑटोमेटिकली आता जाएगा। 2024 के 4 पेपर सॉल्व कर दिए हैं, याद रखिएगा। पहला मैंने पॉलिटिकल साइंस सॉल्व करवा दिया है। जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है वो अपना पॉलिटिकल साइंस देख सकता है, जिसके पास भी पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल साइंस देख सकता है। पॉलिटिकल साइंस सॉल्व करवा दिया गया है। उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट पेपर मैंने इकोनॉमिक्स का सॉल्व करवाया। जो इक्वल ले रखे हैं उनके पास इकोनॉमिक्स देखने का चांस है। जो 2024 का पेपर है उसको सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको बायो का पेपर सॉल्व करा दिया। साइंस वालों को छोड़ा नहीं मैंने, साइंस वालों को कंप्लीट करवा दिया। और अब आप इंग्लिश का देख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर जो आपके कमेंट के हिसाब से जिसका भी आएगा वो आपका आर्ट्स से आए, कॉमर्स से आए या साइंस से आए, तो देखते हैं किसका जो है जल्द से जल्द हम पेपर अवेलेबल करा सकते हैं। वो कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सभी के जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं वैसे वैसे हम आंसर्स देते जा रहे हैं। सभी के PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू जो है आंसर PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के PDF जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा वही हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, वेयर वॉज द पोएट कमिंग फ्रॉम। तो कहाँ से आ रही थी, हर पेरेंट्स होम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा भी है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम।
ठीक है ना। तो यहीं पर आपको आंसर भी दिखाई देता है, हालांकि आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट डज एशन फेज सिग्निफाई, तो यहाँ पे एशन फेज सिग्निफाई क्या करता है, तो एशन फेज मतलब आपका बिल्कुल जैसे राख जैसा चेहरा होता है, ओल्ड एज को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, सी सेक्शन देखिए। सी में पूछा गया आपसे, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद द पेन, पेन के साथ वो क्या महसूस करता है, पोएट क्या महसूस करता है, तो हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए क्रॉप्स विद ग्रोइंग एज, है ना, ये वो जो है महसूस करता है। ये हमें कई बार पढ़ा है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पार्ट भी आएगा इसमें, तो आपको घबराने रहिए, यहाँ पे भी आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तो 3 नंबर, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आंट इज डेड, ये आपका जो है आंट जेनिफर टाइगर वाला जो है मेरे हिसाब से है, यस वही है। कमला दास जो एड्रिन रिच जो है इसका राइटर है। तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, अरे लो क्वेश्चन ही पूछ लिया, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो एड्रिन रिच जो है इसके राइटर हैं। व्हाट आर द ऑर्डिल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ। वो आंट जेनिफर की यहाँ पे बात ही हो रही है मैरिड लाइफ की, है ना, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सी सेक्शन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एनिमल्स विच आर कंप्लीटली ए कॉन्ट्रास्ट टू ऑन्ट्स, तो यहाँ पे पर्पस क्या क्रिएटिंग कर रहे हैं एनिमल्स का, टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू नॉट गिव अप, वो जो है उसकी वो क्षमता दिखाता है कि वो हार नहीं मानेगी, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एनिमल्स किस लिए करेक्ट है भाई, हार नहीं मानेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 3 के आंसर देखिए, अंडरलाइन क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना 3 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के देंगे आपको 6 नंबर। तो यहाँ पर जो है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वेट सजेस्ट, तो आपको बताना है कि जो टाइटल है ये क्या सजेस्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपका बी में, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मेमोरीज और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑन अस, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है क्वेश्चंस को। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेस्ट क्वेश्चन मेरे को तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लगे हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो इससे बेस्ट जो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। प्री बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हैं तो 80 to 90% तो वहीं पे आ जाएंगे, जो मैंने आपको सॉल्व करवा के दिए हैं, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कीपिंग क्वाइट जो है, इस कविता का शीर्षक आपको क्या बताता है ये बताना है। तो कविता का शीर्षक जो है मौन को महत्व देता है, जानते हो आप, साइलेंस को महत्व देता है, ये बताता है। और जो है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन, इट ऑल्सो एन अपील फॉर यूनिवर्सल हार्मोनी, जो है कविता आत्मनिरीक्षण करने का, ठीक है, उसके महत्व के बारे में बताता है, साथ ही साथ सार्वभौमिक सद्भाव की अपील भी करता है, ठीक है, गुजारिश भी करता है। इसके बाद डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, क्या हम सुंदरता की चीज़ों को अनुभव केवल कुछ क्षणों के लिए कर सकते हैं, या ये हमें जो है लंबे समय तक भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर किस तरह का हो जाएगा, द पोएट बिलीव्स दैट व्हेन वी एनकाउंटर ए ब्यूटीफुल थिंग इवन फॉर ए स्मॉल मोमेंट द प्लेजर रिमेन्स विद अस फॉर एवर। हम मतलब कवि का मानना है कि जब हम किसी भी खूबसूरत चीज़ से हमारा सामना होता है, एनकाउंटर मतलब सामना होता है, तो उसका जो भले वो थोड़े समय के लिए हो, लेकिन उसकी जो खुशी होती है, उसकी जो प्लेजर होती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। इट लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन, ये जो है एक स्थाई जो है, क्या लास्टिंग इम्प्रेशन का मतलब होता है एक स्थाई, अस्थाई नहीं, एक स्थाई जो है पहचान छोड़ देती है, दैट इंस्पायर्स अस टू लीव लाइफ विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, जो है ये क्या कहती है कि ये हमें जो है एक जो है स्थाई क्या करती है, इम्प्रेशन छोड़ जाती है, जो हमें क्या करता है, हमें जो है एक आशा देता है, ठीक है, मतलब हमारे को एक आशा से हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, किसके लिए, होप, आशा और ऑप्टिमिज्म के लिए, यानी आशावाद और आशावाद होने के लिए, आशा और आशावाद होने के लिए जो हमें इंस्पायर करता है, क्या है, प्रेरित करता है। इस तरह से ये आंसर हो गया हमारा। अगला जो क्वेश्चन है इसी तरह का है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड।
सड़क किनारे ठेला लगाने वालों की क्या दलील थी, आपको ये बताना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे आंसर से बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने तो देखे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बेहतरीन तरीके से लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़िए और सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे, आप इनको सभी को पढ़िए। अगला जो क्वेश्चन आएगा ये आपका देखिए, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने होंगे। 4 क्वेश्चन से 8 नंबर दे जाएंगे। तो ये ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। इससे ऊपर वाले में 3 क्वेश्चन करने थे। इसके बाद जो आपका आएगा 10वां क्वेश्चन, ये 7 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और पार्ट में आएगा, ध्यान रखना, ये और पार्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 7 नंबर देके जाएगा। इसमें रेंज थिंग्स, इसमें थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट अपने हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और दोनों के आंसर्स मैंने दिया है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, और इसके और पार्ट का आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 125 वर्ड्स 150 वर्ड्स में देने हैं, ये आपको देगा 4 नंबर। इसमें भी और पार्ट आपको देखने को मिलेगा 11वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस के आंसर फिर से मैंने दिए हैं। पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट का आंसर जो है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, इसके और पार्ट का आंसर जो है यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, इसमें 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 4 क्वेश्चंस लाइन से रहेंगे, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा। ये 8 नंबर देके जाएंगे। जैसे कि ए पार्ट आपको करना है तो एक कंप्लीट करना होगा, इसमें आपको वर्ड लिमिट भी दे रखी है, इतने के आसपास आपको बी पार्ट करना है, देन सी करना है, फिर डी करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका डिज़ाइन किया गया, बहुत ही बेहतरीन मेरे को पेपर लगा ये और अच्छा डिज़ाइन है। लॉन्ग पेपर नहीं है इंग्लिश का, जो पेपर मैं सोचता था कि बहुत ज़्यादा लेंथी बनेगा, जैसे कि आपके अदर सब्जेक्ट्स के बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं उसमें 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा जो है बड़ा पेपर बनाया गया है, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, छोटे क्वेश्चंस भी हैं। सारे सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं। वीडियो के एंड में आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, और PDF प्राप्ति के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में हर चीज़ अवेलेबल है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका नेक्स्ट विषय जो है 2024 का सॉल्व कर दिया जाए।